नासा ने अंततः अब तक एकत्र किए गए सबसे बड़े क्षुद्रग्रह नमूने वाले अंतरिक्ष कैप्सूल को खोला। एक अंतरिक्ष मिशन द्वारा नमूना बेन्नु से आया है, जो एक संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह है जो एक टाइम कैप्सूल की तरह है। प्रारंभिक सौर मंडल से 26 सितंबर 2023 को ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने इसे खोला। ओसिरिस रेक्स मिशन से नमूना वापसी कनस्तर पर ढक्कन जो वापस आ गया था। 2 दिन पहले क्षुद्रग्रह से एक नमूने के साथ पृथ्वी। जैसे ही ढक्कन उठाया गया, वैज्ञानिकों ने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। काली धूल और मलबे की एक परत कनस्तर के एवियोनिक्स डेक पर। इसके अलावा नमूने का वजन बेन्नु में एकत्र किए गए नमूने से 100 ग्राम अधिक था। यह अप्रत्याशित था क्योंकि नमूना पूरी तरह से एक सीलबंद कंटेनर में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया था। रास्ता। तो सबसे पहले यह कैसे हुआ? कनस्तर के एवियोनिक्स डेक पर अप्रत्याशित काली धूल का स्रोत क्या है? अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, वैज्ञानिकों को विस्तृत विश्लेषण में क्या मिलने की उम्मीद है। अब तक का सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह नमूना जो पृथ्वी पर लौटा है। जब 8 सितंबर 2016 को ओसिरिस रेक्स मिशन लॉन्च किया गया था, तो इसके 3 प्रमुख लक्ष्य थे। पहला था नमूना संग्रह। मिशन का उद्देश्य क्षुद्रग्रह की सतह से महत्वपूर्ण नमूने एकत्र करना था। वैज्ञानिकों के लिए आदिम क्षुद्रग्रहों की संरचना का अध्ययन और समझने के लिए सामग्री। दूसरा क्षुद्रग्रह लक्षण वर्णन था। खगोलविद बेन्नु के भूविज्ञान को जानना चाहते थे और मिशन को इसका मानचित्रण करने का काम सौंपा गया था। क्षुद्रग्रह की सतह, उसकी संरचना का पता लगाना और एक संसाधन के रूप में उसकी क्षमता का निर्धारण करना। भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए। अंत में तीसरा मुख्य उद्देश्य पृथ्वी का प्रभाव जोखिम आकलन था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बेन्नु एक संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह है। 25 सितंबर 2135 को बेन्नु पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। हमारे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बेन्नु के पथ को मोड़ देगा, जिससे इसकी गणना करना एक चुनौती बन जाएगी। भविष्य प्रक्षेप पथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अलावा क्षुद्रग्रहों को गैर गुरुत्वाकर्षण द्वारा भी इधर-उधर धकेला जा सकता है। यारकोव्स्की प्रभाव जैसी ताकतें। जब सूरज की रोशनी घूमते हुए क्षुद्रग्रह से टकराती है, तो दिन का तापमान बढ़ जाता है। जैसे ही क्षुद्रग्रह घूमता है, रात का पक्ष ठंडा हो जाता है और गर्मी निकल जाती है। यह क्षुद्रग्रह पर एक छोटा सा जोर लगाता है, जो समय के साथ अपनी दिशा बदल सकता है। यारकोव्स्की प्रभाव का मॉडल बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह निर्धारण में बड़ा अंतर ला सकता है। जहां क्षुद्रग्रह समाप्त होते हैं। क्योंकि हम ठीक से नहीं जानते कि यारकोव्स्की प्रभाव बेन्नु की कक्षा को कैसे परेशान करेगा, हमारे पास है 2135 में पृथ्वी के निकट आने पर बेन्नु कहाँ होगा, इसके बारे में सीमित ज्ञान। इस प्रकार वैज्ञानिकों को संभावित प्रक्षेप पथों की एक श्रृंखला पर विचार करना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी दृढ़ता से यारकोव्स्की प्रभाव बेन्नु पर दबाव डाल रहा है। इनमें से कुछ प्रक्षेप पथ अंतरिक्ष के क्षेत्रों के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण की होल कहा जाता है। यदि बेन्नु को की होल से गुजरना पड़े, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसके मार्ग को दाईं ओर मोड़ देगा। 22वीं सदी के अंत में अगली कक्षा पर प्रभाव डालने का तरीका। वास्तव में ऐसा होने की संभावना काफी कम है, लेकिन वैज्ञानिक उतना ही जानना चाहते हैं। संभव। बेन्नु की यात्रा 2 साल 4 महीने की यात्रा थी। 3 दिसंबर 2018 को ओसिरिस रेक्स लगभग यात्रा करने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचा। 1.4 अरब मील या 2.2 अरब किलोमीटर।
इसने सर्वेक्षण और मानचित्रण गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू करते हुए क्षुद्रग्रह के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया। नमूना संग्रह के लिए इष्टतम साइट का चयन करना। ओसिरिस रेक्स मिशन का सबसे रोमांचक चरण नमूना संग्रह कार्यक्रम था, जो 20 अक्टूबर 2020 को हुआ। अंतरिक्ष यान ने अपने टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म या तकसम का उपयोग किया, जिसने नमूना एकत्र करने के लिए सतह को संक्षेप में छुआ। तकसम अंतरिक्ष यान के मुख्य भाग से जुड़ा एक रोबोटिक हाथ है जो अंतरिक्ष यान से एक नमूना एकत्र करता है, क्षुद्रग्रह और इसे पृथ्वी वापसी वाहन में डालता है। चूंकि बेन्नु केवल आधा किलोमीटर व्यास वाला एक छोटा क्षुद्रग्रह है, इसलिए हाथ लगाना पड़ा। लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण में नमूना एकत्र करें। ओसिरिस रेक्स के पास केवल एक मौका था और त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं थी। अंत में जब अंतरिक्ष यान ने नाइटिंगेल नामक स्थान पर बेन्नु से संपर्क किया तो नमूने में सतह सामग्री को उत्तेजित करने और उठाने के लिए नाइट्रोजन गैस के विस्फोट का उपयोग किया गया था। संग्रह कक्ष। नमूना आकार की न्यूनतम आवश्यकता 60 ग्राम थी। हालांकि बेन्नु के साथ 9 सेकंड के संक्षिप्त संपर्क में ओसिरिस रेक्स ने 300 ग्राम एकत्र किया। नमूने का यह नासा के अनुमान से 5 गुना अधिक है। नमूना एनकैप्सुलेट किया गया था, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हुई, सामग्री बच रही थी। बड़ी चट्टानों के कारण जाम हुआ फ्लैप। किसी भी अधिक नुकसान से बचने के लिए नासा ने नमूने के निर्धारित माप को छोड़ने का निर्णय लिया। वापसी के लिए इसे सील कर दिया। ओसिरिस रेक्स ने 10 मई 2021 को बेन्नु से प्रस्थान किया और पृथ्वी पर वापस अपनी यात्रा शुरू की। लगभग 2.5 साल बाद 24 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष यान पृथ्वी के करीब पहुंचा और क्षुद्रग्रह नमूना युक्त कैप्सूल जारी किया। कैप्सूल ने 12 किमी सेकंड की गति से हमारे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश किया और एक पैराशूट तैनात किया। अपने अवतरण को धीमा करने के लिए कैप्सूल यूटा परीक्षण और प्रशिक्षण रेंज में सुरक्षित रूप से उतरा, जहां इसे नासा कर्मियों द्वारा बरामद किया गया। कुछ दिनों के बाद ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने नमूना वापसी कनस्तर पर ढक्कन खोला। ओसिरिस रेक्स मिशन। उन्हें एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित भी हुए और उत्साहित भी। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एवियोनिक्स पर गहरे पाउडर और रेत के आकार के कणों की एक परत थी। नमूना कनस्तर का डेक जो संभवतः बेन्नु का था। यह धूल न केवल कनस्तर के भीतरी भाग को लेपित हो गई, बल्कि उसके बाहरी भाग तक भी फैल गई। एवियोनिक्स डेक सहित जहां इलेक्ट्रॉनिक्स रखे गए थे, ढक्कन और बॉडी के बीच छोटे छोटे छिद्रों से धूल कनस्तर से बाहर निकल गई। सवाल यह उठता है कि ऐसा कैसे हुआ। नासा के अनुसार बेन्नु पर इसके टचडाउन पर ओसिरिस रेक्स का संक्षिप्त संपर्क माना जाता है। एक शॉकवेव उत्पन्न हुई जो क्षुद्रग्रह की सतह पर फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप निष्कासन हुआ अंतरिक्ष में कुछ सामग्रियों का। इस सामग्री में से कुछ ओसिरिस रेक्स के पीछे रह गई क्योंकि यह बेन्नु से पीछे हट गई और अंतरिक्ष यान की बाहरी सतहों पर चिपक गई। इसके अतिरिक्त इसका एक हिस्सा खुले फ्लैप के माध्यम से नमूना कनस्तर में प्रवेश कर गया, घुल मिल गया। तकसम द्वारा एकत्रित सामग्री के साथ धूल और मलबे सहित नमूने का संयुक्त द्रव्यमान लगभग मापता है 400 ग्राम, उनके वैज्ञानिक लक्ष्यों की आवश्यकताओं से अधिक। इसके अलावा यह बताया गया है कि नमूना न्यूनतम के कारण उत्कृष्ट स्थिति में बना हुआ है। वापसी यात्रा के दौरान उच्च तापमान या संदूषण के संपर्क में आना। हालांकि एवियोनिक्स डेक पर धूल और मलबे की मौजूदगी एक अनोखी चुनौती पेश करती है। इसके लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा सावधानी पूर्वक संचालन और सफाई की आवश्यकता होती है। और तकनीकें
उनका लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई नुकसान पहुंचाए बिना डेक से धूल और मलबे को हटाना है या कोई सामग्री खोना। इसके अतिरिक्त उन्हें धूल और मलबे के प्रत्येक टुकड़े का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण और सूचीकरण करना होगा, चूंकि वे नमूना सूची के अभिन्न अंग हैं। यह नमूना वापसी मिशन एक ऐतिहासिक क्षण है।